हेलो एवरीवन, देखिए अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करेंगे और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपको याद हो, जब हमने एडियाबेटिक प्रोसेस की थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो बन जाती थी आपकी पी वी गामा इज इक्वल टू में कांस्टेंट बन जाती थी। ये गामा मैंने क्या कहा था आपको, रेशो है सी पी बाय सी वी। तो ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसकी बात करेंगे कि ये क्या होती हैं। देखो, स्पेसिफिक हीट आपको पता है, जो मैंने आपको बताई हुई है। स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था, उसमें होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री C। ठीक है, मतलब वहाँ ऐसे होता था आपके पास कि हम बोलते थे कि जो हीट है वो डिपेंड कर रही है किस पर, मास पर, और किस पर डिपेंड कर रही है, चेंज इन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वहाँ से कि डेल्टा क्यू अगर इसको कंबाइन करें तो हम एम डेल्टा टी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा हमारे पास। मतलब ये हटाएंगे हम जब डायरेक्ट क्वेश्चन का साइन, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो वो एम डेल्टा टी, और यहाँ से एस का जो फॉर्मूला बना था वो बना था डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। याद आया कुछ? ठीक है, तो ये हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू में एस एम डेल्टा टी था। वहाँ पर मास, यूनिट मास की बात होती थी। ठीक है, यूनिट मास का चेंज करना है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलते थे, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। आ गया, वहाँ तो था किसी सब्सटेंस का यूनिट मास का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 1 डिग्री C से, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री C एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी। सेम कहानी अगर हम कॉन्स्टेंट प्रेशर में बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ मोलर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको किसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल ऑफ गैस का। तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं उसको, फिर वो कौन सी हीट होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली मोलर स्पेसिफिक हीट को हम CV से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर स्पेसिफिक हीट को हम CP से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पर बना था ना, स्पेसिफिक हीट का बना था, मैंने आपको करवाया हुआ है स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक। तो वहाँ डेल्टा क्यू इक्वल टू में एस एम डेल्टा टी था, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू इक्वल टू में एन क्यों लिख दिया, बताओ? एन आया इस एम की जगह। यहाँ तो मास की बात हो रही थी, यहाँ पर मोल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एन मोल्स से हो गया रिलेटेड। CV यहाँ एस था, ठीक है, स्पेसिफिक हीट था, यहाँ क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो C से हमने लिख दिया मोलर स्पेसिफिक हीट को, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको हमने V से लिख दिया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? ठीक है, क्लियर है कहानी। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की, तो चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहाँ पर भी डेल्टा टी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहोगे CV का फॉर्मूला, तो CV का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 मोल के लिए जब आप बात करोगे तो CV इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, बताओ बताओ क्या होगा यहाँ पर, CV इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये बन जाएगा। क्लियर है, फॉर 1 मोल। ठीक है, N इक्वल टू 1 है। तो सेम कहानी यहाँ कांस्टेंट प्रेशर वाली में भी है, वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री C एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट को हमने C से लिखा और एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने P से लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसको हम डिफाइंड ऐसे ही करेंगे, सेम है, बस CV की जगह CP आ गया। यहाँ से भी आप CP का फॉर्मूला बनाओगे तो डेल्टा क्यू एन, और ये कितना बन जाएगा हमारा, डेल्टा टी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से अब करें क्या, N इक्वल टू 1 है हमारा, तो CP की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो? कोई दिक्कत है इसमें? तो सिंपल कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें कि आपको लगे कि मुश्किल है कुछ भी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। क्लियर? अब ये तो हो गया हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी और एट कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी। हमें पता चल गया, चलो जी क्या है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। एक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, यानी कि उसको एक्सपेंड नहीं होने देना है आपने। ठीक है, और एक में क्या है आपके पास, एक्सपेंड, समझ गए ना, एक्सपेंड होएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, या कंप्रेस होगा तो घटेगा। और जो दूसरी है वो कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है, यानी कि इसमें क्या एक्सपेंड हो सकता है,
कंप्रेस भी हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है मतलब, ठीक है, लेकिन प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर नहीं आपने चेंज करना, प्रेशर वैसे ही रहने देना जैसा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? अपने से नहीं देना मतलब प्रेशर, खुद से कुछ भी अंदर हो रही है कहानी वो एक अलग बात है, आपने नहीं प्रेशर अलग से कुछ देना है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या आती है कि ये जो CP है ना, ये वाला जो CP है, अगर हम यहाँ लिखें इसको, ये क्या है CP, ये हमारा ग्रेटर होता है इस CV से। तो इसका रीज़न समझो ज़रा, देखो ज़रा, जब हम बात करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में, देखो जैसे ये प्रोसेस होती है कोई, ठीक है, ये गैस है। अब जब प्रोसेस ऐसी हो रही है इसमें कि आप हीट दे रहे हो, लेकिन आपका इसका आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, जब ये पिस्टन आप आगे पीछे नहीं होने दे रहे हो, तो इतना ही वॉल्यूम रहेगा इसका। अब होगा क्या, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमें, डेल्टा क्यू इक्वल में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी कि वर्क डन पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने बोल दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये डेल्टा वी क्या हो जाता है यहाँ पर, जीरो। अब यहाँ डेल्टा वी जब जीरो, बिकॉज वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डेल्टा वी क्या होगा अगर आप देखोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अब चेंज ही नहीं हो रहा जी वॉल्यूम, तो चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब मान लो पहले 5 था बाद में भी 5 है, तो ये जीरो रहेगा डेल्टा वी, समझ रहे हो। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर है। अब ये डेल्टा यू के बराबर कैसे है बताओ, मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी रिलेट करती है किससे, टेम्परेचर से। अभी जब मैं ये रिलेशन कराऊंगा ना आपको CP और CV का, उसमें आपको समझ में आ जाएगी बात। अभी के लिए इतनी बात समझो, क्या समझ में आ रही है आपको, बताओ कि डेल्टा यू मैंने कहा इंटरनल एनर्जी के बराबर आ रहा है क्या हमारा, डेल्टा क्यू। तो जितनी आप हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगी। इसका मतलब क्या होगा, वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगे। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज में। मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी को रिलेट किससे करके चलो, डेल्टा T से। अब देखो वो उसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो डेल्टा यू जो होता है ना, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ बताता हूँ, देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई, डेल्टा क्यू इक्वल टू में डेल्टा यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर आप यहाँ पर देखोगे CV का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ से डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू रख दो आप यहाँ पर, या इस वाले में रख दो, ये डेल्टा क्यू इक्वल में NCV डेल्टा टी है ना, यहाँ पर डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू रख दो, तो ये क्या आएगा हमारे पास, NCV डेल्टा टी। ये भी कांस्टेंट है हमारा, n तो 1 ही हो गया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर पे बात हो रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरनल एनर्जी को हम रिलेट क्यों करते हैं डेल्टा टी से। तो मैं अगर यहाँ पर लिख भी दूँ ना अलग से, तो डेल्टा यू जो होता है हमारे पास वो होता है NCV डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो वो इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो पूरी पूरी जो भी आपने हीट दी वो टेम्परेचर चेंज करने में लग जाएगी, यानी कि बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। वर्क डन में तो कुछ हुआ ही नहीं। वर्क डन क्या होता है, जब ये पिस्टन आगे पीछे जाएगा, वर्क डन हुआ ही नहीं है। वॉल्यूम क्या है, जीरो है, वर्क डन हुआ ही नहीं। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर में क्या है कि ये वॉल्यूम बढ़ सकता है घट सकता है। मान लो एक्सपेंड हो रहा है, मान लो ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है जी, ये पिस्टन यहाँ आ गया, इसको ऐसे समझो, ये पिस्टन यहाँ आ गया, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो अगर अकॉर्डिंग टू हम ये देखें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास, उसमें अगर आप देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, ये वर्क डन ही तो पी डेल्टा वी होता है ना हमारा, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ से आप अगर देखोगे कि हमारा जो आप हीट दोगे अब, है ना, जो भी हीट दोगे वो दो तरीके से डिवाइड होगी, क्योंकि अब कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम की तो कोई बात है नहीं, ठीक है ना। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है घट रहा है जो भी हो रहा है, तो वॉल्यूम भी आएगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू में क्या आता है, पी डेल्टा वी। तो यानी कि वर्क डन भी है, क्योंकि अब वॉल्यूम तो हम जो है कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, डेल्टा वी जीरो नहीं होगा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू भी है। तो अब जो हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी में भी लगेगी और कुछ वर्क डन करने में भी लगेगी। मान लो एक्सपेंड हो रहा है तो कुछ वर्क डन लगेगा ना ऊपर जाने में। और ऊपर जाने में क्यों लगेगा वर्क डन, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट ही तो वर्क होगा ऊपर जाने के लिए, है ना। क्लियर है इतनी बात, ये तो चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। प्रेशर वैसे हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब ये एक्सपेंड होगी गैस यहाँ पर, क्योंकि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम तो रखा नहीं है, तो ये एक्सपेंड होगी हीट अप करने पे, ठीक है, और इसको वर्क डन करना पड़ेगा बाहर वाले प्रेशर के अगेंस्ट, तो ये ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है। तो वर्क डन में भी लग रही है एनर्जी और किस में लग रही है, इंटरनल एनर्जी में भी लग रही है। यानी कि इंटरनल एनर्जी को रिलेट किससे करते हैं हम, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है कुछ हीट से और कुछ वर्क डन में भी हो रहा है। तो अब यहाँ से ही देखो कहानी समझ में आती है। क्या समझ में आती है, ऊपर तो जितनी हीट दे रहे थे हम टोटली टेम्परेचर चेंज करने में लग रही थी, लेकिन अब जो हीट दे रहे हैं हम टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है उससे, उससे कुछ थोड़ा बहुत वर्क भी हो रहा है, तो यानी कि दो में डिवाइड होगी।
तो यहाँ पर अगर मुझे राइज करना है टेम्परेचर उतनी क्वांटिटी, मान लो ऊपर वाला जितना करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइज करेंगे हम टेम्परेचर, उसमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई Cp ज़्यादा है Cv से। क्यों Cp, ये देख लो ना, यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो है हमारी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। हीट क्या देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है या नहीं बात, बताओ। तो अगर हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ गई तो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है Cp, तो Cp भी क्या होगा हमारा, ग्रेटर ही होगा इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो बात। तो यहाँ हीट कम है तो ये कम है, ये यहाँ पर हीट ज़्यादा देनी पड़ी है तो ये ज़्यादा होगा। तो इसलिए सिंपल सी कहानी है भाई, एक चीज़ को आप गर्म कर रहे हो, मतलब एक में टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, हीट आप बराबर दे रहे हो, ठीक है। तो एक तो है कि पूरा का पूरा हीट टेम्परेचर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो तो बढ़ा देगी। और एक हीट ऐसी ले रहे हैं हम जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उससे दो काम हो रहे हैं, डिवाइड कर दिया आपने एक तरह से हीट। तो टेम्परेचर को तो अब कम ही मिलेगी ना, क्योंकि डिवाइड हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो कम मिली, क्योंकि डिवाइड होगी ये वाली हीट। और इस केस में क्या होगा, सारी टेम्परेचर बढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ डिवाइड होगी, तो अब यहाँ पर हमें और एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर उतना ही बढ़े जितना कि यहाँ पर Cv के केस में बढ़ा था। क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमें जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, वर्क डन के। क्लियर है बात या नहीं, बताओ। समझ रहे हो, यहाँ वाइटनर लगाना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ रहे हो। एंड एडिशनल अमाउंट ऑफ जो हीट जो हमें चाहिए वो किसके इक्विवेलेंट है, जितने का वर्क डन हुआ। समझ रहे हो। तो वो ज़्यादा हीट चाहिएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन भी कर रहे हो, तो इसलिए Cp क्या है हमारा, Cv से ज़्यादा है। ठीक है, यही सब लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। बता दिया मैंने आपको कहानी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा V 0 हो जाता है। और जब गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो गैस एक्सपेंड करती है और वो वर्क करेगी, obvious बात एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वो ऊपर जाएगा पिस्टन। और जो हीट सप्लाइड होगी इज़ यूज्ड इन टू वेज, पार्शली टू इंक्रीज द टेम्परेचर या फिर इंटरनल एनर्जी, या और क्या है दूसरा, पार्शली टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि उसे ऊपर जाना है, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको समझ में आ रही है बात कि दोनों में मतलब जो हीट है डिवाइड होगी इसके लिए भी और इसके लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी और वर्क डन के लिए भी। तो अब हमें तो मेन काम टेम्परेचर राइज करना है ना, तो अब यानी कि और हीट देनी पड़ेगी यहाँ टेम्परेचर राइज करने के लिए, क्योंकि इसने तो पहले तो डिवाइड कर ली और इसने को जितनी हीट दी थी उसने तो पूरी की पूरी टेम्परेचर चेंज में ही लगा ली। समझ रहे हो इतनी बात। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात। तो इसलिए Cp क्या है हमारी, ज़्यादा है Cv से। बताओ जी, समझ में आई कहानी या नहीं, बता दो। आई है समझ में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन करेंगे Cp और Cv के बीच में, जिसमें आपको पता है Cp माइनस Cv R के इक्वल आता है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है हमारा उसके बराबर आता है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम कि कैसे करेंगे उसको ड्राइव। क्लियर, ओके जी, थैंक यू। ये देख लो लेकिन पहले, क्लियर, तो इसको कर लेना अच्छे से।